चौहान मेंशन वॉट टी-शर्ट पर ब्लैक ट्रैक पैंट पहने सोनू अपने सर पर एक कैप लगाती है। किटी भी वैसे ही कपड़े पहनकर खड़ी थी और उसने भी अपने सर पर कैप लगा ली। दोनों घर के पीछे गार्डन में थीं, जहां आराम से एक जेट लैंड हो सके। एक जगह जाकर सोनू ने स्टंप गाड़ना शुरू कर दिया, वहीं दूसरी ओर किटी ने किया। बॉल और बैट के लिए वो वहाँ खड़ी अपने साथ खेलने के लिए वहाँ खड़े गार्ड्स की तरफ आस भरी नज़रों से देख रही थी। तभी वहाँ शैन आया और उनकी नज़रों को देख अपने आप ही उसके होठों पर मुस्कान आ गई। एक गार्ड को सिक्योरिटी रूम में भेज उसने 5-6 गार्ड्स को उनके साथ खेलने के लिए बुला लिया। तभी एक्सेल और डेविड भी वहाँ आ गए। अरे वाह, यहाँ तो पूरा माहौल बना हुआ है, क्या हम भी ज्वाइन करें? एक्सेल ने पूछा। ऑफ कोर्स हबी, आप जाकर फील्डिंग करो, किटी ने कहा और बैट लेकर अपनी जगह ले ली। सोनू स्टंप के पीछे खड़ी कीपिंग करने लगी, वहीं शैन हाथों में बॉल लिए रेडी था। क्या देख रहे हो? बालकनी में खड़ा जैक, जो नीचे सबको देख रहा था, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए वंश ने कहा। वो उनके साथ काफ़ी खुश रहता है, जैक ने जवाब दिया। कौन? शैन? यू आर राइट। काम के अलावा वो कभी मुझसे भी बात नहीं करता था, नॉट इवन विद डेविड, पर जब से प्रिंसेस और कृतिका आए हैं वो उनके साथ बातें भी करता है और मजाक भी। वंश ने थोड़ा हंसते हुए कहा, पर जब से तुम आए हो वो ज़्यादा बदल गया है, आई मीन एंगर एंड ऑल। मज़ा आता है उसे इरिटेट करने में, जैक ने उसकी तरफ देख कहा। ओ मिस्टर, जैक तो सच में प्लेयर निकले। लेट्स गो, वी हैव अ मीटिंग, वंश ने उसके कंधे पर टैप करते हुए कहा और अंदर चला गया। जैक ने एक नज़र नीचे डाली और वो भी अंदर चला गया। नीचे सब खेलने में बिजी थे और अब बैटिंग के लिए सोनू आई थी। जैसे ही डेविड ने बॉल फेंका, सोनू ने ज़ोर से शॉट मार दिया, जो सीधा एक कमरे की बालकनी के शीशे को तोड़ता हुआ अंदर गया। ये तो स्टडी रूम है ना? डेविड ने कहा। सब लोग डरे हुए बच्चों की तरह एक जगह खड़े होकर ऊपर देख रहे थे। क्या डेविड स्टडी रूम में होंगे? सोनू ने ज़बरदस्ती हंसने की कोशिश करते हुए पूछा। शायद, शैन ने जवाब दिया। हमें क्या पनिशमेंट मिलेगी इस बार? कृतिका ने सवाल किया। डेविड ने कुछ याद करते हुए कहा, सज़ा तो वो बहुत खतरनाक देते हैं, क्या पता हमें छत से फेंक दे। एक्सेल ने भी उन्हें डराने के लिए थोड़ा माहौल बनाते हुए कहा, या फिर जंगली कुत्तों को हमारे पीछे छोड़ दे। डेविड ने फिर कहा, हो सकता है करेले का जूस पिलाएं। एक्सेल ने कहा, या फिर एक मंथ तक नो स्वीट अलाउड। बस, मैं और नहीं सुन सकती। सोनू ने कान पर हाथ रख लिए और चिल्लाते हुए कहा, सब लोग सामान छुपाकर भागो। सब ने उसके कहे मुताबिक सामान उठाकर भाग गए तो उसने चैन की सांस ली, पर खुद भागना भूल गई। इस बात का एहसास होते ही उसने ऊपर देखा तो अंश उसे ही देख रहा था। मर गई कहकर उसने दांतों तले जीभ दबा ली और हाथ में पकड़ी बैट छोड़ दी। जैक ने दिल में दर्द होने का नाटक कर वंश को उठाते हुए, उठ जा जल्दी, वरना आज तुम्हारी प्रिंसेस की खैर नहीं। डोंट वरी, कल जो हुआ उसके बावजूद वो कभी ऐसा दोबारा नहीं करेगा, वंश ने बहुत आराम से कहा। तो बाकी सब लोग मीटिंग के लिए बैठ गए। वहीं स्टडी रूम के दरवाजे के बाहर सोनू छोटा सा मुंह बनाए खड़ी थी। जो होगा देखा जाएगा, खुद से कहकर वो दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। देखा तो अंश एक फाइल लिए बैठा था। डेविल, सॉरी, सोनू ने सर झुकाते हुए कहा। यहाँ आओ, अंश ने बहुत शांति से कहा था, जिसे सुनकर सोनू को थोड़ी राहत मिली और डर भी कम हो गया। वो धीरे धीरे चलते हुए उसके पास जाकर खड़ी हो गई तो अंश ने खींचकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। डेविल, मैंने प्रॉमिस किया था अब से कोई गलती नहीं करूँगी। सॉरी, ये आखिरी बार था, कल से मैं पक्का रूम के बाहर कदम भी नहीं रखूँगी, उसने डरते हुए कहा, जिसे सुनकर अंश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। धीरे से सर ऊपर कर उसने अंश को देखा तो उसने एक उंगली से इशारा कर सोनू को ऊपर आने के लिए कहा। खुद पर ही रोते हुए वो मरे हुए कदमों से स्टडी रूम की तरफ चली गई। क्या हुआ, इतनी जल्दी गेम फिनिश हो गया? वंश ने चेक के रूम में आए एक्सेल, डेविड और शैन को देख पूछा। अगर थोड़ी देर बाहर रहते तो हम फिनिश हो जाते, एक्सेल ने कहा। सोनू मैम ने गलती से स्टडी रूम के शीशे पर शॉट मारा। पर तुमने गलती तो कर दी है, उसका क्या?
कुछ सोचते हुए उसके होठों पर डेविल स्माइल आ गई। उसने अपने लैपटॉप की तरफ इशारा किया। देखो तुमने क्या किया। सोनू ने देखा तो उस पर क्रैक आ गया था, जो शायद बॉल लगने की वजह से हुआ था। तुमने मेरी मीटिंग खराब कर दी, अब क्या किया जाए, अंश ने अपनी वॉइस डीप करते हुए कहा, जिसे सुनकर सोनू के चेहरे का रंग उड़ गया। सच में उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी और अब अंश क्या पनिशमेंट देगा, ये सोचकर ही उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। डेविल सॉरी, क्या आप मुझे पनिश करोगे? उसने अपना निचला होठ बाहर निकालते हुए पूछा, जिसे देख अंश के दिल में हलचल शुरू हो चुकी थी। हाँ, पनिशमेंट तो देनी ही पड़ेगी। तुमने मुझे डिस्टर्ब किया है, अब मेरी बारी, अंश ने कहा। तो सोनू ने मुंह खोलकर कहा। उसकी आवाज़ और खुले होठ अंश ने अपने होठों में बंद कर दिए। कुछ देर बाद वो उससे अलग हुआ और कहा, तुम्हारी पनिशमेंट ये है, 1000 किसेस ऑन चिक्स राइट नाउ। पनिशमेंट सुनकर सोनू सदमे में जाते जाते बची। ये बहुत ज़्यादा है, सोनू ने शिकायत की। ओके देन, 100 किसेस ये भी ज़्यादा है, सोनू ने कहा। अच्छा तो मेरे पास बेस्ट ऑफ़र है, उसने बहुत सिडिक्टिव वॉइस में कहा। 10 डीप किसेस ऑन लिप। जिसे सुनकर सोनू ने जो किया उसके बाद अंश अपनी जगह ही जम गया था। जैसे ही अंश ने कहा 10 डीप किसेस ऑन लिप्स, सोनू बुरी तरह चिढ़ गई। उसे समझ आ चुका था अंश कोई पनिशमेंट देने के मूड में नहीं है, बल्कि उसे परेशान करने के मूड में है। कुछ सोचकर उसके होठों पर शैतानी मुस्कान आ गई, जो एक्साइटमेंट में अंश समझ नहीं पाया। पहले तो सोनू ने उसके दोनों हाथ कमर से हटाए और उसकी कलाई के ऊपर पकड़ मजबूत कर सोफे से टिका दी। अंश भी उसका मूव देख हैरान था। ये भीगी बिल्ली अचानक से वाइल्ड कैसे बन गई। वो एकटक सोनू के चेहरे को देखकर उसे समझने की कोशिश कर रहा था, पर उसे क्या मालूम उनके साथ रहकर भी वो बिल्कुल उनकी जैसी हो चुकी है, मिस्टीरियस। सोनू बहुत धीमे से उनकी तरफ बढ़ी, जिस वजह से अंश का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। बहुत ही अलग और अनकहे ख्याल उसके मन में उभर आए थे। अपने शरीर में होते बदलावों को महसूस कर उसके मन में एक ही ख्याल आया, आई वॉन्ट हर। पर उसे क्या मालूम कि सोनू उसके ख्यालों पर पूरी तरह पानी फेर देगी। सोनू के नज़दीक आते ही अंश की सांसें तेज़ हो गई और आंखें बंद। सोनू ने गौर से उसके चेहरे को देखा और आगे बढ़ अंश के निचले होठ को दांतों में भींच लिया। इतनी दूर से काटने के बाद अंश की आंखें झट से खुल गईं, तो देखा सोनू बहुत मासूमी से उसकी आंखों में देख रही है, जिसे उसे किस करना आता ही ना हो। अब इतनी मासूमी सी शक्ल और आंखें देख किसका दिल ना डोल जाए। होठों पर होते दर्द को इग्नोर कर वो फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये देख सोनू को ही बुरा लगने लगता है। वो दूर होकर देखती है तो अंश के होठों से खून निकल रहा था। उसके दिल में दर्द होने लगा, जैसे चोट अंश को नहीं उसे खुद को ही लगी हो। सोनू को दूर हुआ देख अंश आंखें खोल सवालिया नज़रों से उसे देखता है, तो सोनू अपना एक हाथ उसके गाल पर रख अंगूठे से बहुत सॉफ्टली उसके होठों पर रब करती है और दोबारा अपने होठ उसके होठों पर रख शक करना शुरू कर देती है। अंश भी उसके किस में उसका साथ देने लगता है। कलाई को उसने पकड़ रखा था, अब उसी में अपनी उंगलियां फंसाकर वो अपना प्यार अंश पर जाहिर कर रही थी। उसके गोद में सीधी होकर वो अपने पैर उसकी कमर के दोनों तरफ कर बैठ जाती है और वक्त के साथ वो इतने करीब आ गए थे कि हवा पास होने तक की जगह उनके बीच नहीं बची थी। अंश ने उसके हाथों को अपने गले में डाल दिया और अपने हाथों की पकड़ उसकी पीठ पर मजबूत कर उसे खुद को करीब कर रहा था। सोनू ने उसकी शर्ट की कुछ बटन खोलकर अपने हाथ उसकी शर्ट में डालकर सीने पर फेर रही थी। रुक जाओ प्लीज़, उसने बहुत ही धीमी आवाज़ में कहा। जैसे अब वो नहीं रुकी तो अंश के लिए खुद को आगे बढ़ने से रुकना मुश्किल हो जाएगा। सोनू दूर होकर उसके चेहरे को देखने लगती है और उसने अपने होठों को गोल किए हुए था। उसे अंश का रुकने के लिए बोलना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। डोंट यू दैट प्रिंसेस, मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा। उसकी बातों को सुन सोनू नासमझी से उसके चेहरे को देखने लगती है। आपको क्या हो रहा है डेविल, इतना पसीना? सोनू उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में पकड़कर कहती है। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ अभी और थोड़ा आराम करो। सोनू उसको कुछ देर तक देखती रहती है और अचानक आंखें छोटी कर घूरते हुए वहाँ से उठकर चली जाती है। उसके जाते ही अंश लंबी सांस लेकर कहता,
कभी कभी लगता है ये लड़की जान लेकर ही मानेगी। वो भी उठकर वॉशरूम चला जाता है। यही बाकी लोग मीटिंग खत्म कर आराम से बैठे होते हैं। ये ट्रिप तो स्पॉइल हो गई। मुझे लगता है हमें कहीं और जाना चाहिए। वैसे भी कुछ ही दिन इंडिया में है, फिर यहाँ आना हो पाए या नहीं। कृतिका और प्रिंसेस की बहुत यादें जुड़ी हैं यहाँ, तो कुछ मेमोरीज बनाकर जाते हैं। वंश ने कहा, यू आर राइट बॉस, फिर से कोई ट्रिप प्लान करते हैं। मैं कृतिका को प्रपोज करने के बारे में सोच रहा हूँ, एक्सेल ने एकदम से कहा। तो बाकी लोग होर्डिंग करने लगे। ये प्लान कब बना? वैसे आइडिया बुरा नहीं है, मैं भी कुछ ऐसा ही प्लान करता हूँ और कोई जगह डिसाइड करता हूँ, वंश ने सोचते हुए कहा। तो जैक ने उसके सामने अपने हाथ जोड़ लिए। नो, हम इस पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। सोचा प्रपोज करने गए और पहले ही ब्रेकअप हो गया। लेट मी डिसाइड अबाउट द प्लेस। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, प्रॉमिस, वंश ने बहुत क्यूटली कहा। मुझे भरोसा नहीं, कहकर जैक ने अपने हाथ फोल्ड कर लिए। शैन, तुम कोई जगह ढूंढो, मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। उसने एक तिरछी मुस्कान दी। ठीक है, मेरा मैनेजर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ही विल मैनेज एवरीथिंग, वंश ने एटीट्यूड से कहा। ओके बॉस, शैन ने कहा और कमरे से बाहर चला गया। उसके पीछे बाकी लोग भी चले गए। रात का वक्त, डिनर टेबल पर सब बैठे खाना खा रहे थे और वंश अंश को इस बारे में धीरे से बता रहा था। अंश को भी उसका प्लान अच्छा लगता है। सो व्हाट अबाउट प्लेस? अंश ने पूछा। गोवा, शैन ने जवाब दिया। तो सबके होठों पर मुस्कान और आंखों में चमक आ गई। वहीं शहर से थोड़ा दूर एक रिजॉर्ट है, मैंने बुकिंग कर दी है और हमारी एक सिक्योरिटी टीम वहाँ के लिए भेज दी है, इसलिए तुम मेरे फेवरेट हो। किसको क्या चाहिए तुम्हें अच्छे से पता है। ये लो पानी पियो। हंसते हुए जैक ने ग्लास उसके आगे रख दिया। सोनू, जो उसकी पीठ सहला रही थी, उसने झट से ग्लास उठाकर वंश के मुंह से लगा दिया। आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? सोनू ने पूछा। कुछ नहीं प्रिंसेस, वो हमारा चलता रहता है, तुम बस ट्रिप पर जाने के लिए रेडी रहो, वंश ने कहा। तो अंश और जैक के होठों पर शैतानी मुस्कान आ गई। अंश ने कहा और स्पून से पास्ता लेकर उसकी प्लेट में डाल दिया। ये देख जैक उसे बुरी तरह घूर रहा था। क्या मुझे पता है मैं हैंडसम हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे नज़र लगाओगे, वंश ने उसकी तरफ देख मुस्कुराते हुए कहा। बेटा, जब मेरी नज़र लगेगी तो इतनी बुरी लगेगी कि तुम रोने के लिए वापस मेरे पास ही आओगे, जैक ने कहा। तो खाना वंश के गले में अटक गया। उसकी बातों का मतलब वंश अच्छे से समझ गया था और खुद को मन में कोसने लगा कि क्यों वो जानबूझकर जैक को छेड़ता रहता है। सुबह होते ही सोनू की आंख भी नहीं खुली थी और उसके प्रिंस और डेविल उसे लेकर बाकी लोगों के साथ गोवा के लिए उड़ गए। मुंबई, एक खूबसूरत से घर में क्लोई अपने डैड के सामने खड़ी थी। मैंने आपसे कह दिया ना, आप चले जाइए, मैं बाद में आऊँगी, उसने कहा। देखो बेटा, तुम्हारी फीलिंग्स मैं समझ सकता हूँ, पर यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं, वो भी तो कुछ दिनों में आ ही जाएगा, तो तुम क्यों यहाँ रहना चाहती हो? जॉनसन ने कहकर क्लोई के कंधे पर हाथ रखना चाहा, पर वो पीछे हट गई। उसे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहती। मैंने एंजेला आंटी से बात कर ली है, आप चले जाइए, मैं उसके पास जाकर रहूँगी, क्लोई ने कहा। पागलपन मत करो, तुम्हें लगता है वो अपनी सौतेली माँ की एक बात भी मानता है? जो पहले हुआ है उससे तो कुछ सीखो। उसने सभी लोगों के सामने एंगेजमेंट तोड़ दी थी। यू नो हाउ इंस्टॉलेटिंग वॉच दैट, उसने सबके सामने तुम्हें अकेला छोड़ा था। डैड प्लीज़, दिस इज़ माई लाइफ एंड आई वॉन्ट हिम, क्लोई ने कहा। तो जॉनसन बिना कुछ कहे मुड़कर जाने लगा। स्टूपिड गर्ल, उसने अपने मन में कहा। जॉनसन के जाते ही क्लोई का असिस्टेंट भागते हुए आया और कहा, मैम वो जैक सर, कितनी बार कहा है इडियट, बातें अधूरी मत छोड़ो, क्लोई ने गुस्से में कहा। तो उस लड़के ने लंबी सांस ली और कहा, जैक सर गोवा के लिए निकल गए, हमारे कुछ आदमी उनके पीछे ही हैं। व्हाट, हो क्या गया है इसे? उसके साथ कौन है? क्लोई ने थोड़ा गुस्से में पूछा। असिस्टेंट डरते हुए, सब है, क्लोई ने एक वास उठाकर जोर से ज़मीन पर पटक दिया और कहा, गेट द सेट रेडी। वो अपने कमरे में तरफ चले गए और उसका असिस्टेंट पसीना पोंछने लगा। सोनू की आँख खुली तो अपने आप को उसने कमरे में ना पाकर किसी और ही जगह पाया।
बड़े से कमरे के बेड से वो नीचे उतरी और बालकनी की तरफ गई। आसपास आती आवाज़ उसके कानों में पड़ रही थी, पर पहचानना मुश्किल था। उसने पर्दे हटाए और दरवाज़ा खोलकर बाहर गई तो आंखें हैरानी से फैल गई। दूसरी मंजिल की किसी खूबसूरत रिजॉर्ट में खड़ी अपने बिल्कुल सामने समंदर की उठती लहरों को देख रही थी। पानी की लहरों से खेलती किटी ने जब सोनू को बाहर देखा तो हाथ हिलाकर, हाय सोनू, वहाँ क्या कर रही हो? जल्दी नीचे आओ। सोनू के चेहरे पर बहुत बड़ी वाली स्माइल आ गई, जो उसके ठीक पीछे खड़े दोनों भाई देख सकते थे। सोनू झट से पीछे मुड़ी और कहा, आपने मुझे जल्दी क्यों नहीं जगाया? उन्होंने कुछ नहीं कहा और उसकी मुस्कान देखते रहे। सोनू जल्दी से भागती हुई कमरे में आ गई और अपना बैग ढूंढने लगी। मिलते ही उसमें से उसने एक क्रॉप टॉप और शॉर्ट जीन्स निकाली और बाथरूम में भागी। क्या तुमने सब रेडी कर लिया? अंश ने पूछा तो वंश उसके गले में हाथ डालते हुए, डोंट वरी, सब रेडी है, बस शाम तक का इंतज़ार है। नाश्ता कर सब बीच पर जमा हो गए थे। सोनू और किटी तो पानी के पास ही खेल रही थी, इसलिए एक्सेल उसके पास था। इस बार ना वो कोई गलती करना चाहते थे, ना कोई रिस्क। शैन को बस सिक्योरिटी की फ़िक्र थी। मेंशन पर अटैक हो चुका है और यहाँ तो फिर भी सिक्योरिटी थोड़ी कम ही थी। जैक के गार्ड्स कुछ ज़्यादा ही क्रूएल थे, इसलिए वो फ्रंट पर मौजूद थे। बाकी डेविल गार्ड्स उनके आसपास मौजूद थे। उन सबको शैन ही लीड कर रहा था। आज तक उसने कभी गलती नहीं की थी, आज भी नहीं करना चाहता था। डेविड बीच पर एक नेट लगवा रहा था, जिसे वंश और जैक बड़े ध्यान से देख रहे थे। 4 साल हो गए तुम्हें हिराए, क्या इरादे हैं आज? वंश ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो तो वक्त ही बताएगा कौन किससे हारेगा, जैक ने टशन में कहा। डेविड नेट लगाकर उनके पास आ गया था। मुझे पता है जीतूंगा तो मैं ही, इसलिए तुम्हें टीम डिसाइड करने का मौका दे रहा हूँ, वंश ने कॉलर ऊपर करते हुए कहा। ऐसी बात है तो ठीक है, अंश और शैन मेरी टीम में होंगे। हाँ डन, डेविड और एक्सेल मेरी टीम में। वंश ने जानबूझकर उसे शैन को सिलेक्ट करने का मौका दिया था। सोनू और किटी को पता चला तो वो भी मैच देखने और उन्हें चेयर करने आ गई। वंश ने जैक की तरफ अपना थंब दिखाया और उसे उल्टा कर दिया। जैक ने उसकी तरफ देखा और अपनी टी शर्ट उतार दी। उसके गार्ड जोर जोर से हुटिंग करने लगे। वो सिर्फ ब्लैक कलर की ट्राउज़र में था। उसके एब्स अंश और वंश से बिल्कुल कम नहीं थे और धूप की वजह से वो और भी ज़्यादा हॉट लग रहा था। शैन मुंह खोले उस बेशरम आदमी को देख रहा था। उसकी आंखें छोटी हो चुकी थी और जब जैक उसकी तरफ मुड़ा तो उसने एटीट्यूड से अपनी नज़रें फेर ली, जैसे उसे कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो। जैक ने अपने होठ सिकुड़ लिए। वहीं उसके लिए इतने लोगों को चिल्लाते देख वंश ने भी अपनी टी शर्ट उतार दी। किटी और सोनू तो मासूम थी, वंश को बुरा ना लगे इसलिए जैक के गार्ड्स ने हुटिंग की। वैसे वो भी चिल्लाने लगी क्योंकि डेविल के गार्ड्स में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अंश के सामने चू तक करे। अंश हैरानी से दोनों लड़कियों को देखने लगा क्योंकि उसे पता था स्पोर्ट की बात आए तो उसकी प्रिंसेस सीधा वंश की तरफ जाएगी। उसने अपनी गर्दन ना में हिला दी और सामने देखने लगा। वहीं जब वंश ने अपनी शर्ट निकाली तो जैक ने झट से शैन की आंखें ढक दी। जब खुद ने उतारी थी तब शर्म नहीं आई इस आदमी को, शैन ने अपने मन में कहा और जैक का हाथ झटक दिया। पहली बार नहीं है जब मैंने उन्हें ऐसे देखा हो, शैन ने कहा तो जैक गुस्से में उसे घूरते हुए, मतलब मेरी गैर मौजूदगी में तुम दूसरे लड़कों को देखते थे? आपका कोई शक है? और मैंने तो बॉयफ्रेंड भी बना लिया है, क्या कर लोगे आप? शैन ने उसी तरह जवाब दिया। अच्छा, तुम्हें भी देखता हूँ और तुम्हारे बॉयफ्रेंड को भी, एक बार बस हाथ आ जाओ, जैक ने कहा और बॉल वंश की तरफ उछाल दी। मैच शुरू हो चुकी थी और सोनू चिल्ला चिल्लाकर वंश को चीयर कर रही थी, जिसकी वजह से वंश अंश और जैक दोनों को चिढ़ा रहा था। अंश ने सोनू की तरफ घूर कर देखा तो वो डरकर किटी के पीछे छिप गई। हे डेविल, चलो मत और मेरी प्रिंसेस को डराओ भी मत, उसे पता है जीतूंगा तो मैं, इसलिए वो मुझे चीयर कर रही है, वंश ने रुक कर कहा।
तो फिर देखते हैं कौन जीतेगा, कहकर अंश ने बॉल उछाल दिया। जैक की बारी आती तो वो जानबूझकर डेविड को टारगेट करता। ये देख शैन गुस्से से भर चुका था। एक वक्त बाद तो किसी को खेलने का मौका ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि वंश और जैक आपस में ही खेल रहे थे। दोनों में से कोई हार मानने को तैयार नहीं था। बाकी चारों कमर पर हाथ रख उन्हें देख रहे थे। न आज इनका खत्म होगा और ना किसी और को खेलने देंगे, अंश ने कहा और वहाँ से चला गया। बाकी लोग भी एक एक करके उसके पीछे गए। वंश और जैक अपने में ही खोए खेल रहे थे। उन्हें बस सामने वाले को हराना था। करीब 1 घंटे बाद दोनों थक चुके थे। वंश ने पूरी ताकत लगाकर शॉट मारा जो जैक से मिस हो गया। वंश खुशी से चिल्लाने लगा और जीत की फ्लाइंग किस सोनू जहाँ खड़ी थी वहाँ उछाल दी। पर ये क्या, वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। उन दोनों के अलावा सिर्फ गार्ड मौजूद थे। उसने मायूस होकर जैक की तरफ देखा और उसके पास जाकर रेत पर बैठ गया। बहुत दिनों बाद सब साथ में खेले, मज़ा आ गया, जैक ने खुश होकर कहा। ऐसे ही खुश रहा करो। ये मुस्कान तो जैसे कहीं खो गई थी तुम्हारी। मैं चाहूँगा तुम्हारी खुशी की वजह जल्दी तुम्हारे पास हो, वंश ने उसके गले में हाथ डालकर कहा। दोनों पानी में उठती लहरों की तरफ देख रहे थे। वो पास होकर भी पास नहीं है, फिर भी उसे सामने बहुत खुश हूँ। जल्द ही साथ में भी होगा और मुझे उस दिन का इंतज़ार रहेगा, जैक ने स्माइल करते हुए कहा। चलो चलते हैं। वंश खड़ा हुआ और जैक के सामने हाथ कर दिया। जैक उसका हाथ पकड़कर खड़ा हो गया और दोनों रिजॉर्ट की तरफ वापस चल पड़े। वहीं एक कमरे की बालकनी में खड़ा शैन इतनी देर से उन्हें देख रहा था, पर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। रिजॉर्ट में बनी बालकनी में सब लोग खाने के लिए बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ एक गार्ड आकर जैक के कान में कुछ बताता है। जैक थोड़ा परेशान हो जाता है, फिर भी उससे कुछ कहकर भेज देता है। सब लोग खाना छोड़ उसी की तरफ देख रहे थे। कुछ देर बाद वही गार्ड अपने साथ किसी को ले आता है, जिसे देख वंश बुरी तरह मुंह बना लेता है। ये कोई और नहीं क्लोई थी। आई होप मैंने आप सबको डिस्टर्ब ना किया हो, क्लोई ने कहा और जैक के पास जाकर खड़ी हो गई। डिस्टर्ब करने के बाद ये कहने का कोई मतलब नहीं बनता ना मिस क्लोई, वंश ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, जिस पर क्लोई कोई जवाब नहीं देती और जैक के कंधे पर हाथ रख कहती है, डैड दुबई वापस चले गए हैं और यहाँ एक ज़रूरी मीटिंग है जिसे अटेंड करने के लिए मैं आ गई। अब लास्ट मोमेंट कोई और जगह नहीं मिल रही, तभी मुझे पता चला तुम सबने ये जगह बुक की। हाँ तो अब ये मत कहना कि तुम यहाँ रहने देंगे। यहाँ सिर्फ हमारी फैमिली के मेंबर्स रह सकते हैं, वंश ने फिर से कहा। तो क्लोई इस बार बुरी तरह चिढ़ गई। लेकिन मैं इस वक्त कहाँ पर जाऊँगी? जैक तुम्हें कुछ क्यों नहीं बोलते? क्लोई ने उसे कन्विंस करते हुए कहा। जैक को कुछ ना बोलते देख क्लोई की रही सही उम्मीद भी टूट जाती है, वो उसके साथ रह पाएगी। तभी अंश कहता है, ठीक है मिस क्लोई, आप यहाँ रुक सकती हैं, पर कोशिश करें कि हमें आपकी वजह से डिस्टर्ब ना हो। वंश ने चिढ़कर उसका नाम लिया। अगर चाहते हो जैक और शैन के बीच सब ठीक हो जाए तो कुछ मत बोलना, अंश ने धीरे से वंश के कान में कहा। वंश भी शैन की तरफ देखता है, जो खाने के नाम पर सिर्फ प्लेट में चम्मच घुमा रहा था और ध्यान पूरा सबकी बातों पर था। पर जैसे ही अंश ने क्लोई को रुकने की परमिशन दी, उसका चेहरा उतर गया, जिसे उसने हमेशा की तरह बड़ी सफाई से छुपा भी लिया। ठीक है फिर, जैसा अंश ने कहा। वंश भी सबके सामने उसकी बातों में हामी भर देता है। क्लोई अपने लोगों के साथ अंदर चली जाती है। तभी जैक शैन की तरफ देखता है, जिसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। धूप होने के कारण कोई भी बाहर नहीं जाना चाहता था, इसलिए सब स्विमिंग पूल के पास जाकर बैठ गए। क्लोई भी चेंज करके वहां आ गई। सोनू और किटी ने उसे देखा तो दोनों का मुंह हैरानी से खुल गया। वो बहुत ही रिवीलिंग स्विम सूट पहन कर आई थी। आते ही वो जैक के पास जाकर उससे चिपक कर बैठ गई। क्या इस लड़की को अकल नहीं है? अगर इसे बोला गया है कि हमें डिस्टर्ब ना करे तो क्यों यहाँ आई है? अपने मन में भी कहकर वंश बुरी तरह चिढ़ गया, पर अब वो कुछ कह भी नहीं सकता था।
एक तरफ शैन, एक्सेल और डेविड बैठकर उन्हें ही देख रहे थे। उनके हाथ में शराब के गिलास थे और शैन ने एक घूंट में ही पूरा गिलास पी लिया। क्या किसी को ड्रिंक चाहिए? उसने कहा, जो क्लोई ने भी सुन लिया था, क्योंकि वो लोग ज़्यादा दूर नहीं बैठे थे। क्लोई के होठों पर शातिर मुस्कान आ गई। प्लीज़ मेरे लिए ले आना, उसने मुस्कुराते हुए कहा, जिसे सुनकर किसी को भी अच्छा नहीं लगा था। जैक ने उसे घूर कर देखा और कहा, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो खुद जाकर ले आओ, वो नौकर नहीं है तुम्हारा। सॉरी डियर, मुझे लगा वो तुम्हारे लिए काम करता है एंड उसने पूछा था इसलिए मैंने बोल दिया। अगर तुम्हें बुरा लगा तो मुझे माफ़ कर दो। क्लोई ने बहुत शातिर ढंग से शैन की बेइज्जती कर खुद को बेचारा दिखाया था। ऑफ कोर्स मैम, मैं आपके लिए ड्रिंक ज़रूर लाऊंगा, शैन ने दांत पीसकर कहा और चला गया। जैक उसी तरफ देखता रहा। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अगर उससे बदतमीज़ी की तो 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकने में। तुम यहाँ हो क्योंकि अंश ने कहा है, इसलिए मुझसे भी बात की उम्मीद मत लगा लेना, जैक ने कहा और उठकर चला गया। ये क्लोई आंटी शैन भैया की इंसल्ट क्यों कर रही है? सोनू ने नाक फुलाते हुए कहा। वंश, जो पानी खड़ा था, वो सोनू के बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो गया, जो उस पर बैठकर सब देख रही थी। वो क्या है ना प्रिंसेस, कुछ लोग कुत्तों की पूंछ होते हैं, उन्हें कितना भी सीधा करने की कोशिश करो वह टेढ़ी ही रहती है। अगर दोबारा कोई तुम्हारे शैन भैया के बारे में कुछ बोले तो उसको पानी में डुबो कर मारना। वंश ने ये बात जानबूझकर तेज आवाज़ में बोली थी, जिससे क्लोई समझ गई थी ये उसे ही सुना रहा है। वो बिना कुछ बोले अपनी जगह से उठकर अंदर चली गई। वंश सोनू की तरफ देख मुस्कुराने लगा। तभी किटी ने उन दोनों पर पानी उड़ा दिया और तीनों मस्ती करने लगे। शैन अंदर गुस्से में सब पटक पटक कर ड्रिंक बना रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। तभी कोई आकर उसके पेट पर अपनी बाहें लपेटता है और उसके कंधे पर सर रखता है। कुछ देर के लिए शैन भी हैरान हो जाता है। मेरा बच्चा नाराज़ हो गया? जैक ने उसकी गर्दन पर किस कर बहुत प्यार से पूछा। शैन ने कुछ नहीं कहा, जैसे जैक की बातें उसके कानों में ही ना पड़ी हो। वो अपना काम लगातार जारी रख रहा था। मेरे लिए भी ड्रिंक बना दो प्लीज़, जैक ने फिर से कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं, लीजिए ये पीजिए, शैन ने गुस्से में कहा और ग्लास ज़ोर से पटक दिया। एक पल के लिए जैक भी हैरान हो गया और उसके चेहरे को देखने लगा। उसके होठों पर मुस्कान आ गई और उसने ग्लास उठाकर होठों से लगा लिया, पर एक घुट पीते ही उसने उसे थूक दिया और ग्लास को टेबल पर रखते हुए कहा, ये क्या है? करेले का जूस, शैन ने उसकी तरफ देख गुस्से में कहा। उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। आज चाहकर भी वो अपनी रियल फीलिंग्स छुपा नहीं पा रहा था। शैन, क्या तुम जेलिस हो? ना जाने क्यों शैन के होठों पर मुस्कान थी। ये देखकर उसने अपने हाथों में शैन का चेहरा भर लिया। अब जाकर शैन को एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा है। उसने एक झटके में जैक के हाथ हटाकर उसे खुद से दूर कर दिया और बहुत ही सर्द लहजे में कहा, शायद आपसे समझने में भूल हो गई बॉस। ये गुस्सा है इस बात के लिए कि किसी बाहर वाले ने मुझे ऑर्डर दिया। आगे से अपने दोस्तों को बोल दीजिए मैं सिर्फ वंश सर के लिए काम करता हूँ और उनके ही ऑर्डर फॉलो करता हूँ। वो बिना जैक की कोई बात सुने अपने ड्रिंक्स उठाकर बाहर चला गया। जैक मायूसी से अपने खाली हाथों को देख रहा था। आंखों में नमी लिए उसने कहा, आखिर क्यों हर बार छोटी सी उम्मीद देकर तोड़ देते हो गॉड? क्या गुनाह है मेरा जो ये मेरे दिल की बात नहीं समझ रहा? दूर खड़ी क्लोई होठों पर जीत की मुस्कान लिए अपने कमरे की तरफ मुड़ गई। मैं तो बेकार में चिंता कर रही थी, जबकि मुझे पता है उनके बीच कभी कुछ सही नहीं हो सकता। शाम को सब लोग अपने अपने कमरे में थे और 3 जगह बहुत ही भाग दौड़ कर काम चल रहा था। सोनू कुछ देर के लिए सो गई थी और जब आंखें खुली तो बाहर अंधेरा हो चुका था। कमरे में अंश और वंश दोनों मौजूद नहीं थे। सोनू फ्रेश होने चली गई और जब आई तो देखा टेबल पर एक पार्सल रखा हुआ था और साथ में एक चिट भी थी, इसे पहनकर बीच पर आ जाना और डेविल प्रिंस।
चिट को पढ़कर सोनू के होठों पर बहुत ही बड़ी वाली मुस्कान आ गई। उसके पेट में तितलियां उड़ रही थी और गाल शर्म से लाल हो गए थे। उसने चिट से अपना चेहरा छुपा लिया और शर्माने लगी। जल्दी उसे ख्याल आया और उसने वो पार्सल हाथ में लिया। चारों तरफ अच्छे से देखने और हिलाने के बाद उसने उसे खोलना शुरू किया। अंदर एक ड्रेस, हील्स और कुछ ज्वेलरी रखी थी। सोनू ने ड्रेस को खुद पर लगाया और आईने के सामने गई तो उसकी मुस्कान और ज़्यादा बड़ी हो गई। रेड कलर की स्लीवलेस शॉर्ट फ्रॉक थी। वंश को बहुत अच्छे से पता था सोनू को क्या अच्छा दिखेगा या क्या उसे पसंद आएगा। सोनू ड्रेस लेकर फ़ौरन चेंजिंग रूम की तरफ भागी। वहीं किट्टी को भी सेम तरह से पार्सल और शर्ट मिली थी, पर उसमें जगह टेरेस पर थी। किटी ने एक्साइट होकर फ़ौरन उस पार्सल को खोला, जिसमें बहुत सुंदर गोल्डन कलर की वन पीस थी। किटी खुशी तैयार होने चली गई। वहीं शहन, जिसने ये सारी अरेंजमेंट्स की थी, उसने सभी गार्ड्स को कुछ ज़रूरी बातें बताई। उसने टेरेस और बीच की तरफ के कैमरा बंद करवा दिए। उसने अपना काम निपटाकर वो फाइनली गर्दन पर हाथ फेरते हुए सोने के लिए कमरे में तरफ चल पड़ा। इतना सब करने के बाद वो काफ़ी थक गया था। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ा और अपने साथ खींचते हुए ले गया। सोनू रेडी होकर आईने के सामने खड़ी थी। थोड़ा सा मेकअप करने के बाद वो पूरी तरह से तैयार थी और एक बार खुद को अच्छे से देख उसने हील्स पहन लिए। कमरे से निकलकर वो बीच की तरफ चल पड़ी। चारों तरफ अंधेरा था, इसलिए वो बहुत ही संभल कर चल रही थी। एक जगह आकर वो रुकी। सामने पूरी बीच पर कैंडल जला रखी हुई थी। बीच में एक जगह आग जल रही थी और उसी के पास बैठने के लिए गद्दे बिछाए थे। उससे कुछ दूरी पर चारों ओर ब्लैक कर्टेन से सजाया बिस्तर था, जिसके चारों ओर फूल बिखरे हुए थे और उन पर भी कैंडल रखी हुई थी। वो होठों पर मुस्कान लिए सब देख रही थी। तभी उसे अपने पीछे किसी के आने की आहट महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा तो उसकी आंखें दोनों भाइयों पर ही जम गई। आज दोनों ही अपनी हैंडसमनेस से किसी का कत्ल करने पर तुले हुए थे। सफ़ेद रंग के सूट में वो बिल्कुल किसी रियायत के प्रिंस लग रहे थे। सोनू ने गौर किया तो दोनों के हाथों में लाल रंग के गुलाब थे। वैसे ही जब उसने आंखें बंद कर दोनों भाइयों के लिए प्यार महसूस किया था, किसी सपने की तरह सब कुछ महसूस कर उसने 2-3 बार अपनी पलकें झपकाई तो दोनों भाइयों के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। उन्होंने भी सोनू को देखा तो बस देखते रह गए। अंधेरी रात में कुछ जलती मोमबत्तियों की रोशनी उसकी खूबसूरती को और निहार रही थी। आज वो एक बच्ची से ज़्यादा लड़की लग रही थी, जिसकी खूबसूरती देख कोई भी अपना दिल हार जाए। अंश और वंश सोनू के सामने जाकर रुके और हाथों में पकड़े गुलाब उसे थमा दिए। सोनू अब भी खोए हुए उन्हें देख रही थी। वंश ने आगे बढ़कर उसके गाल को चूमते हुए कहा, सपने से जाग जाओ प्रिंसेस, हम सच में तुम्हारे सामने खड़े हैं। सोनू को होश आया तो उसने अपने हाथों में पकड़े फूलों की तरफ देखा और फिर दोनों की तरफ। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, और वो भी ये ड्रेस पहनकर? उसके मासूम सवाल पर दोनों क्या जवाब दे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। वंश आगे बढ़ा और म्यूज़िक सिस्टम ऑन कर दिया। उसमें धीमे धीमे बड़ा ही रोमांटिक गाना बज रहा था। अंश ने अपना हाथ किसी जेंटलमैन की तरह सोनू की तरफ बढ़ाया। सोनू ने कुछ और भी पूछना सही नहीं समझा और वैसे भी उसे दोनों का बदला अंदाज और स्पेशल ट्रीटमेंट पसंद आ रहा था। उसने अंश का हाथ थाम लिया। अंश उसे लेकर आग के पास लगे गद्दे पर बिठा देता है। फर्स्ट जल्दी से वहाँ रखे बक्से खोलता है, जिसमें सोनू की पसंद का ही खाना बना हुआ था। वो दोनों के लिए खाना सर्व करता है और सोनू की एक तरफ आकर बैठ जाता है। किटी रेडी होकर टेरेस की तरफ बढ़ जाती है और जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, बहुत सारे गुलाब के फूल उस पर आकर गिरते हैं। वो हैरानी और खुशी से अपनी बाहें फैलाए ऊपर ही देख रही थी। अचानक ही वहाँ पर सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं, जिनकी रोशनी में खूबसूरती से सजाया टेरेस खिल उठा था। अपनी आसपास की सजावट को देखने में वो इतना बिजी हो गई कि सामने खड़ा एक्सेल भी उसे नहीं दिखा, पर किटी को देखकर एक्सेल का दिल तेजी से धड़क उठा था। ज़मीन पर गिरे फूलों में खड़ी वो सुनहरी परी की तरह लग रही थी। उसे देखकर वो खो गया था और धीरे धीरे चलते हुए उसके पास जाकर खड़ा हो गया। वो भी आज कुछ कम नहीं था।
ब्लैक कलर के सूट में कह ढा रहा था। उसने किटी के कान के करीब जाकर विसल करते हुए कहा, इस खूबसूरती में इतना भी मत खो जाओ कि मुझे जलन होने लगे। उसकी हरकत से किटी चहक उठी थी। अपने दिल पर हाथ रख वह एक्सेल की तरफ मुड़ी और कहा, आपने मुझे डरा दिया हबी। उसकी नज़रें जब एक्सेल पर पड़ी तो वो भी उसे देख होश खोने लगी। उसके सेट किए बालों में से एक लट माथे पर आ रही थी, जिसे पीछे करने के लिए किटी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। एक्सेल के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने किटी का हाथ पकड़कर चूम लिया और उसे पकड़कर आगे बढ़ गया। किटी भी शर्माते हुए उसके साथ चल रही थी। दोनों ही दोस्त आज कुछ बदली बदली सी थी अपने पार्टनर के साथ, और इसी वजह थी दोपहर का खाना साथ होना। दोपहर का वक्त दोनों लड़कियां सोनू के कमरे में बैठी बातें कर रही, और उन बातें में ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मोहब्बत का ही जिक्र था। सोनू अपनी कुछ बातें उससे शेयर कर रही थी, वहीं किटी भी उसे कुछ कुछ बातें बता रही थी। आज बहुत दिनों बाद वो ऐसे आराम से अपनी बातें डिस्कस कर पा रही थी, क्योंकि सारे लड़के तो रात के सरप्राइज़ की तैयारियों में लगे थे। तभी सोनू वंश का आईपैड, जो ज़्यादातर उसका ही हो गया था, उस पर टाइप करती है अपने पार्टनर को खुश कैसे करें, जिसका रिजल्ट कुछ ऐसा आया जिससे दोनों चिल्लाकर आईपैड दूर फेंक चुकी थी। वो आपस में भी नज़रें नहीं मिला पा रही थी। उसने मैं किट्टी ने कहा, मुझे कुछ काम है, मैं जाती हूँ। वह ऐसे भागी जैसे यहाँ रुकी तो क़यामत आ जाएगी। सोनू ने ब्लैंकेट में पूरी तरह मुंह छुपा लिया। फिर कुछ देर बाद वापस आईपैड लेकर उन तस्वीरों को देखे जो ऑफ कोर्स न्यूड थीं। उसके गाल शर्म से लाल हो चुके थे। कुछ देर और देखने के बाद उसने आईपैड बंद कर दिया और खुद कुछ सोचने लगी। खाना खाने के बाद वंश उठकर खड़ा हुआ और एक तरफ जाकर गिटार ले आया। उसके तार छेड़ते ही अंश ने सोनू को डांस के लिए पूछा। उसका हाथ पकड़कर वो धीमे धीमे अंश के कदमों से कदम मिला रही थी। वहीं वंश अपना पूरा टैलेंट आज दिखा रहा था। उसकी आवाज़ भी किसी सिंगर से कम नहीं थी। अचानक वो रुक गया और उन दोनों के पास आ गया। सोनू की नज़र ही उस पर थी। वंश उसके सामने आकर घुटनों के बल बैठता। उसके एक हाथ में एक बॉक्स था जिसमें 3 रिंग्स थी। अंश भी उसका साथ देने के लिए घुटनों पर आ गया। कोई देखे तो कहे माफिया किंग्स अपनी क्वीन के लिए आज घुटनों पर आ गए। जब से तुम हमारी ज़िंदगी में आई हो, हमारी ज़िंदगी की खाली जगह भर दी। तुम्हारी वजह से हमें एहसास हुआ हमारा भी कभी पूरा परिवार हो सकता है। अंश ने बहुत रोमांटिक तरीके से कहा। वंश ने आगे कहा, तुम हमारी ज़िंदगी का वो खूबसूरत तोहफ़ा हो जिसे हम कभी खुद से अलग नहीं करना चाहते। आज ऑफिशियली हम तुम्हें हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। क्या तुम हमारी क्वीन बनोगी? सोनू की आंखें नम हो चुकी थी। जितना वो उम्मीद करती थी उससे कई ज़्यादा वो उसे प्यार का एहसास दिलाते और स्पेशल फील कराते। जिस प्यार की उम्मीद वो हमेशा अपनों से करती, वो उसे गैरों से मिल रहा था, और कब वो उसकी दिल की धड़कन बन गए उसे भी पता नहीं चला। वो भी घुटनों के बल आकर उनसे लिपट गई। उन्होंने उसे बाहों में भर लिया। कैसे किसी की परवाह ना करने वाले जल्लाद एक बच्ची की वजह से बच्चे बन जाते। वो उनसे अलग हुई और अपना हाथ आगे कर दिया। दोनों के होठों पर मुस्कान आ गई और सोनू भी आंसू पोंछकर मुस्कुरा रही थी। वंश ने उसके लिए 2 रिंग्स के बीच रखी छोटी वाली प्लेटिनम की रिंग निकाली, जिसके ऊपर 3 छोटे छोटे डायमंड लगे हुए थे। दोनों ने मिलकर उसे रिंग पहनाई। उसके बाद सोनू ने पहले अंश को फिर वंश को पहनाई। खुद ही तालियां बजाते हुए वो अपनी खुशी जाहिर कर रही थी, और वो दोनों तो उसके मासूम चेहरे पर, जिस पर दुनिया जहान का नूर था, उसे देख रहे थे। सोनू ने दोनों की तरफ देखा और आगे बढ़कर पहले अंश फिर वंश का गाल चूम लिया। उन्हें लगा वो बहुत ज़्यादा खुश है, इसलिए ऐसा किया, पर हैरानी तब हुई
जब वो खुद से आगे बढ़ गई, सोनू ने अपने होठ वंश की गर्दन पर फिराना शुरू कर दिए। मुझे आप दोनों को प्यार करना है, उसने बहुत ही सिडिक्टिव वॉइस में कहा था, जिसे सुनकर माफिया किंग्स भी कांप गए। वो झट से खड़ी हुई और दोनों का हाथ पकड़कर उन्हें उठाने लगी। पागल प्रेमी की तरह वो उसके पीछे चल दिए। बिस्तर पर जाकर सोनू ने वो काले पर्दे एक तरफ किए और दोनों को अंदर धक्का दे दिया। बाहर की रोशनी थोड़ी ही अंदर पहुंच रही थी, जिसमें बस वो तीनों एक दूसरे को देख पाएं। बिस्तर पर चढ़कर वो धीरे धीरे उनके करीब बढ़ रही थी। अंश तो नॉर्मल था, पर वंश की हालत खराब हो गई। उसने प्रिंसेस को इतना बोल्ड पहली बार देखा था। कहीं प्रिंसेस ने आज गलत तो नहीं देख लिया? उसने हैरानी से पूछा। लगता है इसको इंटरनेट से दूर रखना पड़ेगा, कहकर वो उठने को हुआ, पर सोनू ने उसे फिर से धक्का दे दिया। वो सीधा उसके पेट पर जाकर बैठ गई। मैं तो ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, अब तुम्हारी बारी, अंश ने कहा। तो वंश के पसीने छूटने लगे। सोनू उसकी शर्ट के बटन खोल रही थी और कुछ ही पलों में उसने वंश को शर्टलेस कर दिया। सोनू दोनों के बीच में आ गई और वंश की गर्दन पर अपना ठंडा हाथ फिराया। एक सनसनी उसके शरीर में दौड़ गई। सोनू ने उसे भी शर्टलेस कर दिया था। टेरेस पर एक्सेल किट्टी को एक टेबल पर बिठाता है और दोनों के लिए एक ही प्लेट में खाना सर्व करता है। प्यार से एक निवाला उठाकर वो किट्टी के सामने रख करता है, जिसे वो मुस्कुराते हुए खा लेती है और एक्सेल को अपने हाथों से खिलाती है। डिनर के बाद किट्टी को टेबल पर बिठाकर एक्सेल कहीं चला गया और बहुत देर तक वापस ही नहीं आया। ये देख किट्टी अपनी जगह से खड़ी हुई और उसे ढूंढने लगी। थोड़ा आगे बढ़ने पर उस जगह थोड़ा अंधेरा था। वो डरते हुए अभी कहाँ हो, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तभी उसे ऐसा लगा कोई उसके पीछे चल रहा है। वो झट से पीछे मुड़ी तो उस इंसान के चौड़े सीने से टकरा गई। अचानक ही एक फोकस लाइट उन दोनों पर गिरी। किटी जो अब तक डरी हुई थी, एक्सेल को देख उसकी जान में जान आई। तभी एक प्यारा सा गाना प्ले हुआ। एक्सेल ने उसे खुद से सटा लिया और उसके हाथ अपने कंधे पर रख लिए। वह एक्सेल की आंखों में देखे जा रही थी और वो उसकी आंखों में। दोनों की दुनिया बस यहीं रुक गई थी। दुनिया की खबर छोड़ वो एक दूसरे में खो गए थे। किटी को अपने हाथों पर उसके हाथ का एहसास हुआ तो उसने देखा उसकी उंगली में रिंग है। वह हैरानी से एक्सेल को देखने लगी। एक्सेल मदहोशी से उसके कान में कहता है, शादी कर लो मुझसे। दूर होकर उसने किटी के सामने दूसरी रिंग कर दी और साथ में अपना हाथ भी, क्योंकि मैं तुम्हें अभी से अपनी वाइफ समझता हूँ। आंखों में आंसू लिए उसने एक्सेल के हाथ से रिंग ली और उसको पहना दी। कितनी भी कोशिश कर लो, वो इस रिश्ते से भाग नहीं सकती थी और ज़िंदगी का हर लम्हा एक्सेल की बाहों में बिताना चाहती थी। अचानक ही वहाँ भी पूरी लाइट जल उठी और जैसे तारे आसमान से ठीक वैसे नीचे भी दिख रहे थे, जो अलग अलग रंग की लाइट थी। किटी आंखों में चमक लिए सब देखती है और उछलकर एक्सेल की बाहों में चढ़ जाती है। एक्सेल इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इस वजह से वो किटी को लेकर पीछे बिस्तर पर गिर जाता है। किटी के ऐसे गले लगते ही एक्सेल खुद को संभाल नहीं पाया और उससे अपने ऊपर ले गिर गया। किटी के बाल एक्सेल के पूरे चेहरे पर बिखरे और होठ उसकी चिन पर टिके हुए थे। दोनों की ही धड़कनें एकदम से बढ़ गई। किटी के बालों से आती खुशबू एक्सेल को पागल कर रही थी। उसने किटी की कमर पर हाथ डालकर उसे घुमाकर अपने नीचे कर लिया। वो शर्माई से आंखें बंद कर लेती है और वो उसके चेहरे को बहुत प्यार से देख रहा था। अपने कोट के बटन खोलकर वो किटी के चेहरे पर हाथ फिराने लगता है। कुछ देर बाद ही किटी की आंखों से आंसुओं की धार बहते हुए बिस्तर में समाने लगी। एक्सेल ने मजबूती से उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़ रखा था। उसके होठ किटी के माथे पर टिके हुए थे और वो उसे शांत करा रहा था। उनके बीच की दूरियां आज हमेशा के लिए बढ़ चुकी थी और एक नया रिश्ता शुरू हुआ था। थोड़े ही वक्त में किटी भी उसके प्यार को महसूस करने लगी। खिड़की से आती ठंडी हवा के बीच वो एक चादर में लिपटे एक दूसरे में समाये हुए थे।
कुछ देर बाद थककर किटी की आंख लग गई, पर एक्सेल जाग रहा था। उसके हाथ में किटी का हाथ था, जिसमें उसकी रिंग कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। एक सुकून भरी मुस्कान थी उसके होठों पर, अपने प्यार को अपना बना लेने की। आई लव यू कुकू, मरते दम तक तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, कहकर उसने उसके माथे को चूमा और उसे अच्छे से बाहों में भर लिया। शैन का हाथ पकड़कर कोई खींचते हुए उसे ले जा रहा था। शैन का मुंह देखकर ही कोई भी बता देगा वो इंसान कौन है। शैन चुपचाप जैक के पीछे चला जा रहा था। जैक उसे पुल के पास ले आया और उसकी चुटकी बजाते ही सारी लाइट जल उठी। पूरे पुल के पास लाइटिंग की हुई थी, जिसका अक्स पानी में चमक रहा था। पुल के पास ही एक टेबल लगी हुई थी जिस पर खाना रखा हुआ था। जैक मुस्कुराते हुए उसकी तरफ मुड़ा और उसकी एक्साइटमेंट एक पल हवा हो गई, क्योंकि शैन उसे ऐसे देख रहा था मानो कह रहा हो सिर्फ यही दिखाने लाए थे। ओह गॉड, तुम्हें कभी कोई चीज़ खुश भी कर सकती है या नहीं? कम से कम मेरी खुशी के लिए ही एक्साइट हो जाया करो, जैक ने नाराज़गी से कहा। तो क्या मैं बच्चा हूँ जो लाइट को जला हुआ देख तालियां बजाए? कहते हुए वो वैसी एक्टिंग कर रहा था। अगर आपका हो गया हो तो मुझे नींद आ रही है, भूखे ही सो जाओगे, साथ में डिनर करते हैं, जैक ने उदासी से कहा और उसका हाथ पकड़कर टेबल के पास जाकर कुर्सी पर बिठा दिया। वो खुद भी उसके सामने जाकर बैठा और टेबल पर लगी कैंडल्स उठाकर नीचे फेंक दी। शैन उसके चेहरे को देख रहा था, जिसका पूरा मूड खराब हो चुका था। जैक ने दोनों के लिए खाना सर्व किया। वो अपनी प्लेट से एक स्पून भर शैन के सामने करने ही वाला था, उतने में शैन ने मुंह में बहुत बड़ा बाइट ठूस लिया। जैक ने उसे घूर कर देखा और मन में कहा, मेरे मूड को कैसे स्पॉइल करना है इसे बहुत अच्छे से आता है। जैक चुपचाप खाना खाने लगा और शैन तो अपनी स्पीड से जल्दी जल्दी खा रहा था। धीरे खाओ, कुछ देर साथ में बैठकर वक्त बिताओगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा, जैक ने उसे देखकर कहा। शैन पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ, वो अपने खाने में ही बिजी था। जैक ने अपना स्पून नीचे रख दिया और थोड़ा गुस्से में कहा, कब तक चलेगा ऐसा? शैन, जो अपना खाना खत्म कर चुका था, वो फौरन उठकर खड़ा हुआ और जाने लगा। वो जैक के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था। जैक भी उठा और शैन को पकड़कर दीवार से लगा दिया। मेरे सवालों से तुम भाग नहीं सकते। उसने शैन के बालों में उंगलियां फंसाकर उसका चेहरा ऊपर किया। बताओ, कब तक चलेगा ऐसा? जब तक आप खुद हार नहीं मान लेते, शैन ने उसकी आंखों में देख नफरत से बोला। जब तक आप पीछे नहीं हट जाते, और अगर आप मुझसे दूर नहीं हुए तो मैं आपसे दूर हो जाऊंगा। वापस जाते ही मैं अपनी बहन को लेकर चला जाऊंगा, क्योंकि जैसी आपकी हरकतें हैं कोई भी हमारे साथ वही कर सकता है जो पहले किया था। जैक की पकड़ ढीली हो गई। वो 2 कदम पीछे हटा तो शैन ने कहा, मेरा बिहेवियर आपको दिखता है और आपकी गलतियाँ उसका क्या? शैन ने उसके सीने पर उंगली से पॉइंट करते हुए कहा, आज मैं जिस भी हालत में हूँ उसकी वजह सिर्फ आप हैं, वरना कौन माफिया ज्वाइन करना चाहेगा। मेरी हंसती खेलती ज़िंदगी आपकी वजह से बर्बाद हो गई। आपसे प्यार करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। जैक पीछे मुड़ गया और धीमे कदमों से वहाँ से जाने लगा। कानों में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, आपसे प्यार करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। अब क्या हुआ? जवाब चाहिए था ना आपको। सच्चाई कानों में चुभ रही होगी, लेकिन मैं इस सच्चाई के साथ ही जी रहा हूँ, जिसकी भरपाई आप कभी भी नहीं कर पाएंगे, शैन ने चिल्लाते हुए कहा। जो आवाज़ें जैक के कानों में गर्म शीशे को पिघला कर डालने जैसी लग रही थी। आंखों में आंसू लिए वो वहाँ से चला गया। वहीं शैन टूटकर घुटनों के बल बैठ गया। जब भी वो बातें याद आती वो खुद को संभाल नहीं पाता, लेकिन वहाँ कोई और भी था जिसने ये सब सुन लिया था। और वो कौन था, ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आप आगे की कहानी सुन सकें। वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।